हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 यूनिट नंबर 4 और वीडियो नंबर 4। तो बेटे, ये फोर्थ यूनिट का फोर्थ वीडियो है। और इससे पहले 3 वीडियो आपको बेटे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, और बेटे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो इससे पहले 3 वीडियो। तो बच्चों, अब बात करते हैं कि आज हमें इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो, इस वीडियो में बेटे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटे प्रारंभिक एवं जटिल अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है बच्चों, मतलब सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो होते हैं उनका ऑर्डर आप कैसे निकाल लोगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बेटे तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक के मात्रक। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, या द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं हैं, जितनी भी हमारे कोर्स में है, उन अभिक्रियाओं का आप वेग स्थिरांक कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे निकाल लोगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बेटे उसके बाद लास्ट हमारा अटेम्प्ट रहता है, क्योंकि हम हैं अपनी आदत से मजबूर, हम इन टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें हम लगाएंगे, जिससे हमें पता चले कि हमने कुछ अच्छा किया है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे हमारा सबसे पहला टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो समझो ध्यान से। मान लो हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, मैं यहां लिख रहा बेटे। मान लो हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, और बेटे इस रासायनिक अभिक्रिया पर आपने लगाया है वेग नियम। ये वेग नियम मैंने सिखाया था ना आपको, कि वेग नियम कोई थ्योरेटिकल रूल नहीं है। इसे लगाने के लिए आपको लैब में जरूर जाना पड़ेगा, और लैब में जाके आप एक एक अभिकारक को चेक करोगे, उसकी सांद्रता दुगनी करके देखोगे कि अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो मान लो हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और इस पे लगाया बेटे आपने वेग नियम। क्या लगाया बेटे? वेग नियम लगाया, और वेग नियम से आपने निकाल लिया अभिक्रिया का वेग। क्या निकाला बेटे? अभिक्रिया का वेग आपने निकाल लिया, जिसे आप कह सकते हो आर, या कुछ लोग कहते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, मान लो आपने अभिक्रिया का वेग निकाला, और वेग आया के इंटू ए के सक्रिय द्रव्यमान की घात एक्स इंटू बी के सक्रिय द्रव्यमान की घात वाई। इसे आप चाहे सक्रिय द्रव्यमान कहो, या फिर आप कह सकते हो सांद्रता, या मोलर सांद्रण, या सांद्रण। तो यदि आपने किसी भी केमिकल रिएक्शन पे बेटे वेग नियम लगा दिया ना, और वेग नियम में आपने देखा जो अभिकारकों के सांद्रण हैं उनके ऊपर जो घात चढ़ी हुई हैं, उन घातों को आप जोड़ दो। तो यदि मुझे कोटि निकालनी है इस अभिक्रिया की, तो इसकी कोटि कैसे निकाल लूंगे? सांद्रताओं के घात जो हैं उन्हें बेटे हम जोड़ेंगे। ये जोड़ दिया, तो ये आ गई हमारे पास दी गई अभिक्रिया की कोटि। बताओ ये बात समझ में आई क्या आपके? मैंने आपको समझाया कि यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन पे हमें क्या लगाना है बेटे? वेग नियम लगाना है। और वेग नियम लगा के आप यूं देखोगे कि अभिकारकों के सांद्रता का जो घात आपने लगाई है, उन घात को जो जोड़ोगे तो उनका जो योग प्राप्त होगा उसे ही अभिक्रिया की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम परिभाषा लिख सकते हैं। अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की
अभिकारकों की सांद्रताओं अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल, घातों को जोड़ी तो रहे बेटे हम, घातों का योगफल अभिक्रिया की क्या कहलाता है बेटे? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। बताओ ये बात समझ में आ रही है आपके? ये है बेटे अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। पर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, देखो सुनियो ध्यान से, एक दूसरे तरीके से बता रहा कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। सब बच्चों को समझने के लिए बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है बच्चों। मान लो हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है और बेटे उस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं 5 अणु या 5 मोल हिस्सा ले रहे हैं, और 5 मोल में से केवल 5 अणुओं में से केवल 2 ही अणु ऐसे हैं जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, या 5 अणुओं में से केवल 2 ही अणु ऐसे हैं जिनकी सांद्रता बदलने पर अभिक्रिया का वेग बदल जाता है। तो मैं कहूंगा कि उस अभिक्रिया में भले ही 5 अणु हिस्सा ले रहे हों, पर उस अभिक्रिया में केवल 2 अणु ऐसे हैं जिनकी सांद्रता बदलने पर अभिक्रिया का वेग बदलता है, या जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। इसलिए उस अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। कितनी होगी बेटे? 2। मान लो एक परिवार है और उस परिवार में बेटे 5 सदस्य हैं, मम्मी पापा और 3 बच्चे। तो उस परिवार में भोजन करने की एक रिएक्शन अभिक्रिया होती है सुबह दोपहर शाम। पर आपको मैंने ये बात समझाई थी कि वे जो खाना खाने की क्रिया कर रहे, वो कितना अच्छा खाना खाएंगे, कितना बेकार खाना खाएंगे, कितना ज्यादा खाना खाएंगे, कितना कम खाना खाएंगे, किस क्वालिटी का खाना खाएंगे, ये सारी बात शायद एक आदमी पर निर्भर कर रही है उन 5 सदस्यों में से। तो वो जो एक आदमी है वो ही उसके कार्य करने की जो दर है, यानी कि उसका वर्किंग एबिलिटी जो है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं वे 5 सदस्य, यानी कि रिएक्शन जो है एक आदमी के ऊपर डिपेंड कर रही। तो मैं कहूंगा उस परिवार में भाग लेने वाले कुल सदस्यों की संख्या, कुल अणुओं की संख्या भले ही 5 हो, पर केवल वो जो रिएक्शन चल रही है, वो रिएक्शन का जो स्पीड है, उसका जो वेग है, केवल एक आदमी के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो मैं कहूंगा उस परिवार की आणविकता तो भले ही 5 है, पर उसकी कोटि 1 है। बताओ समझ में आ रही क्या बात? और ऐसा भी हो सकता है कि उस परिवार में काम करने वाले 2 आदमी हो, तो उस समय मैं कहूंगा कोटि 2 है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हम लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या, उन अणुओं की संख्या होती है जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग, जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग क्या लिखेंगे बेटे? निर्भर करता है। जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अथवा एक बात और लिख सकते हो आप, अथवा जिनकी सांद्रता बदलने से, जिनकी सांद्रता बदलने से अभिक्रिया का वेग, जिनकी सांद्रता बदलने से अभिक्रिया का वेग भी बदल जाता है। बताओ ये बात समझ में आई क्या आपकी? जिनकी सांद्रता बदलने से अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है बेटे? बदल जाता है। यह परिभाषा शायद आपको ज्यादा ज्ञान देगी। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे इसके बारे में। स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ले लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे अब हम बात करेंगे कि अभिक्रिया की कोटि के क्या क्या लक्षण हैं। ठीक है बच्चों, कि अभिक्रिया की कोटि के लक्षण क्या क्या हैं
जो हमारे काम आने वाले हैं। नंबर एक, सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यदि आपके पास कोई अभिक्रिया है, यदि किसी अभिक्रिया की कोटि, मान लो किसी अभिक्रिया की कोटि बेटे 1 है, मान लो किसी अभिक्रिया की कोटि क्या है 1, तो बेटे ऐसी अभिक्रिया को आप कहोगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या कहोगे बेटे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि किसी अभिक्रिया की कोटि कितनी है 1, तो उसे आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहोगे। इसी प्रकार यदि किसी अभिक्रिया की कोटि है बेटे 0, 0 भी हो सकती है कोटि, तो ऐसी अभिक्रिया को आप कहोगे शून्य कोटि की अभिक्रिया या 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से यदि किसी अभिक्रिया की कोटि बेटे कितनी है 2 है, तो ऐसी अभिक्रिया को आप कहोगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और इसी तरीके से यदि किसी अभिक्रिया की कोटि बेटे 3 है, तो ऐसी अभिक्रिया को आप कहोगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया। बस ज्यादातर आपको शून्य, प्रथम और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं ही दिखाई देंगी। तृतीय कोटि की अभिक्रिया शायद कहीं आपको दिखाई दे जाए। तो एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद बहुत अच्छी बात बता रहा, ध्यान से देखियो बेटे, ये जो कोटि है ना बेटे, कोटि कोटि एक प्रायोगिक मान है। बताओ ये बात मैंने आपको समझाई या नहीं? कोटि एक कैसा मान है बेटे? प्रायोगिक मान है। मतलब यदि आप बिना लैब में जाए किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि निकालना चाहते हो, तो आप उसकी कोटि नहीं निकाल सकते हो। मतलब कहने की बात यह है कि अर्थात किसी, ध्यान से समझियो, किसी रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक समीकरण को देखकर, किसी रासायनिक समीकरण को देखकर उसकी कोटि नहीं बताई जा सकती है। ठीक है बेटे, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, बिल्कुल सभी बच्चों को। क्या ध्यान रखना है बेटे? कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन की आपको ऑर्डर बताना है, कोटि बतानी है, तो आपको लैब में जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रायोगिक मान निकालना है, आपको प्रैक्टिकल करके जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यूं नहीं कि कोई समीकरण सामने लिखी हुई और आपने सीधा कह दिया जी इसकी कोटि इतनी है। ठीक है बच्चों, इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अच्छा बेटे, एक बात और बताऊं, बहुत बढ़िया। एक बात यह है कि कोटि का कोई मात्रक नहीं होता है, कोटि का कोई मात्रक नहीं होता है। इस बात का भी सब बच्चे ध्यान रखेंगे, क्योंकि कोटि तो एक संख्या है। जैसे किसी अभिक्रिया की कोटि 0 है, किसी अभिक्रिया की कोटि 1 है, तो मैं ऐसा थोड़ा ही कहूंगा कि इस अभिक्रिया की कोटि 1 मीटर है या 1 किलोग्राम है या 1 सेकंड है। ऐसा तो बेटे कह ही नहीं सकते आप। ठीक है। अच्छा, एक और बात बता रहा, बहुत बढ़िया। कोटि व आणविकता, आणविकता एक नई चीज है, इसे बताऊंगा। कोटि व आणविकता के मान समान भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। मतलब ये मान दोनों समान हो सकते हैं, कोटि और आणविकता के, और अलग अलग तो हो ही सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आणविकता क्या है। बेटे आणविकता को इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई सिंपल, कोई सरल रासायनिक अभिक्रिया है, और सरल रासायनिक अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेते हैं उसे कहते हैं आणविकता। जैसे मैं आपको कह रहा था कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं और 5 सदस्य एक क्रिया कर रहे हैं, खाना खाने की क्रिया।
क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद है करना ना धरना, बस भरना ही भरना। ठीक है, तो वे जो 5 अणु हिस्सा ले रहे हैं खाना खाने की क्रिया में, तो मैं कहूंगा उनकी परिवार की आणविकता बेटे कितनी है, 5। पर किसकी वजह से मैं खा रहे, एक आदमी की वजह से खा रहे, तो मैं कहूंगा उनकी कोटि, उस परिवार की कोटि कितनी है, 1 है उसकी कोटि। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा आपको नंबर 5 पे, इस पे मैंने स्टार बना दिया। देखो बहुत अच्छी बात बताऊंगा। किसी जटिल अभिक्रिया, किसी जटिल अभिक्रिया की कोटि सबसे मंदतम पद पर निर्भर करती है, सबसे मंदतम पद पर निर्भर करती है। इसका मतलब पता क्या है? अब यहाँ एक प्रॉब्लम तुम्हें आ रही होगी, जटिल अभिक्रिया का क्या मतलब है। जैसे यहाँ प्रॉब्लम आई थी आणविकता का क्या मतलब है। ये दोनों चीजें मेरे ऊपर उधार हैं, मैं दोनों को समझाऊंगा, पर फिर भी मैं वहां थोड़ा सा हिंट आपको दे दूं। जटिल अभिक्रिया का मतलब पता क्या होता है बेटे? जटिल अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जो एक से ज्यादा पदों में पूरी होती हो, जो मल्टी स्टेप प्रोसेस हो। ठीक है, आज ही डिस्कस करेंगे हम इसे, जटिल अभिक्रिया को। तो यह बात ध्यान रखना है कि जटिल अभिक्रिया उसे कहते हैं जो एक से ज्यादा पदों में संपन्न होती हो, मल्टी स्टेप प्रोसेस हो जो, और उसकी कोटि डिपेंड करती है उस स्टेप पर जो स्लोएस्ट स्टेप हो। कैसा स्टेप हो बेटे? स्लोएस्ट माने मंदतम, जो सबसे धीमा पद होगा। जो स्टेप सबसे स्लो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी अभिक्रिया की कोटि। और नंबर 6 पे बहुत अच्छी बात सीखेंगे कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है ना बेटे, अभिक्रिया की कोटि का मान, अभिक्रिया की कोटि का मान बेटे शून्य भी हो सकता है और धनात्मक तो हो ही सकता है। शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक यानी नेगेटिव। वह काम की बात यह है, भिन्नात्मक, भिन्नात्मक भी हो सकता है यानी फ्रैक्शनल हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है सब बच्चों को, कि कोई भी अभिक्रिया है उसकी कोटि शून्य भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा लियो बेटे, स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है बेटे, अब हम पढ़ेंगे प्रारंभिक अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल वे में बता रहा, ध्यान से सुनेंगे सब। बेटे प्रारंभिक अभिक्रिया उन अभिक्रियाओं को कहते हैं जो केवल एक पद में, एक स्टेप में पूरी हो जाती हैं, और जो एक से ज्यादा पदों में पूरी होती हैं यानी मल्टी स्टेप रिएक्शंस जो होती हैं उन्हें कहते हैं जटिल अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आया? जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूं दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ। मैं आपको यूं कहूं कि आपके कमरे में जो लाइट है जिसे जला रखा है आपने, उस लाइट को ऑफ करना है, तो लाइट को ऑफ करने के लिए आप स्विच को ऑफ कर दोगे, लाइट ऑफ। ऑन करने के लिए स्विच को ऑन कर दोगे, लाइट ऑन। और आज से चले जाओ आप 50 साल पहले, और रात को ऐसा हुआ कि जब अंधेरा हुआ तो आपको जलाना था लैंप। तो लैंप जलाने के लिए आप क्या करोगे? पहले माचिस ढूंढोगे, माचिस मिलनी मुश्किल है, और माचिस मिलने के बाद फिर उसमें से तिल्ली निकाल लोगे, उसका शटर खोल के तिल्ली निकाल ली आपने। और जब उसका शटर खोल के तिल्ली निकाल ली, फिर तिल्ली निकाल के उसे बंद करा शटर को, फिर आपने माचिस जलाई, माचिस जला के तिल्ली जला के आपने लैंप ढूंढा कहाँ रखा हुआ है, और लैंप ढूंढ के मिल गया आपको, तो फिर आप उसकी चिमनी उतारोगे, चिमनी उतार के फिर उसकी जो बत्ती है उसे ऊपर करोगे, फिर उसमें तिल्ली लगाओगे, और तिल्ली लगा के फिर आप दोबारा उस पर चिमनी लगाओगे। तो यह कोई सिंपल प्रोसेस थोड़ा ही थी लैंप जलाना, यह तो एक जटिल अभिक्रिया थी। और लाइट को ऑन ऑफ करना तो सरल अभिक्रिया है। तो जो प्रोसेस, जो रिएक्शंस एक स्टेप में पूरी हो जाते हैं उन्हें कहते हैं सरल अभिक्रिया या प्रारंभिक अभिक्रिया। और जटिल अभिक्रियाएं वे हैं जो मल्टी स्टेप हैं, बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट होती हैं। ठीक है बच्चों, या जिनमें एक साथ बहुत सारे स्टेप चलते हैं। तो हम लिखेंगे कि जो अभिक्रियाएं
जो अभिक्रियाएं केवल केवल एक पद में, जो अभिक्रियाएं केवल एक पद में पूरी हो जाती हैं, ध्यान से समझ रही हो, जो अभिक्रियाएं केवल एक पद में पूरी हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटे? उन्हें प्रारंभिक या एक नाम हो रहा है इनका, या सरल अभिक्रिया कहते हैं। बताओ समझ में आया क्या आपके कि प्रारंभिक या सरल अभिक्रियाएं क्या हैं? परंतु ध्यान से समझियो, परंतु जो रासायनिक अभिक्रियाएं एक से अधिक, जो रासायनिक अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में पूरी होती हैं, एक से अधिक पदों में पूरी होती हैं, उन्हें जटिल अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है? जटिल अभिक्रिया कहा जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो सिंगल स्टेप प्रोसेस है उसे तो आप कहोगे सिंपल रिएक्शन या सिंपल प्रोसेस, और जो मल्टी स्टेप प्रोसेस है उसे आप कहोगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, सबके समझ में आ गया होगा। देखो अब एक बहुत बढ़िया बात सिखाऊंगा आपको। एक हेडिंग लिख लो आप, नोट, ध्यान से समझियो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, बिल्कुल ध्यान से समझियो। मैं लिख रहा बेटे, किसी प्रारंभिक अभिक्रिया या सरल अभिक्रिया, प्रारंभिक अभिक्रिया को सरल अभिक्रिया भी तो कहते हैं बेटे, किसी प्रारंभिक अभिक्रिया या सरल अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना बहुत सरल है, बहुत सरल है। क्यों है सरल? देखिए बेटे, क्योंकि उसमें केवल एक पद होता है, उसमें केवल एक पद होता है, जिस पर आप क्या लगा सकते हो बताओ? जिस पर वेग नियम लगाकर कोटि ज्ञात की जा सकती है। बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या आपके? यदि कोई सरल अभिक्रिया है बेटे तो उसकी कोटि तो आप आसानी से ज्ञात कर लोगे, क्योंकि सरल अभिक्रिया या प्रारंभिक अभिक्रिया में केवल एक पद होता है। ठीक है, पर प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम यहां है, देखो, परंतु जटिल अभिक्रिया में एक से अधिक पद होते हैं, एक से अधिक पद होते हैं। यह बात ध्यान रखनी बेटे, जटिल अभिक्रिया में तो एक से ज्यादा पद होते हैं ना, इसलिए अब आई काम की बात, बिल्कुल काम की बात है, ध्यान से समझियो। इसलिए जटिल अभिक्रिया की कोटि उस पद पर निर्भर करती है, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा पद है ना बेटे, उस पद पर निर्भर करती है जिसका वेग सबसे कम होता है। यह बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको, जिसका वेग सबसे कम होता है। यह बात बेटे सबको ध्यान रखनी है 100%। जिस स्टेप का स्पीड या रेट सबसे स्लो होगा वो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है, या वेग निर्धारक पद होगा, तो जिसका वेग सबसे कम होता है। अतः हम कह सकते हैं, वह पद वेग निर्धारक
पद कहलाता है, वेग निर्धारक पद कहलाता है, या आप उसे कह सकते हो बेटे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो बच्चों ये बात ध्यान रखनी है कि यदि कोई जटिल अभिक्रिया है तो उसमें दो या दो से ज्यादा पद हैं, तो उन पदों में से वो वाला स्टेप आप छांट लो जिसका स्पीड सबसे स्लो है, और उस वाले स्टेप से ही अभिक्रिया की कोटि निकलेगी। ठीक है, तो सबसे धीमा पद ही वेग निर्धारक पद कहलाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ठीक है बच्चों, ले लिया? ठीक है। तो बेटे हमने सीखा कि जटिल अभिक्रिया में बहुत सारे पद होते हैं, 2, 3 या 4, और उन सारे पदों में से आपको उस पद को छांटना है जिसका वेग सबसे कम हो, और जिस पद का वेग बेटे सबसे कम होता है वही पद कहलाता है वेग निर्धारक पद। यानी कि पूरी जटिल अभिक्रिया में भले ही कितने पद हों, पर उन सारे पदों में से एक पद ऐसा है जिसके ऊपर पूरी अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा, और बेटे उस पद को कहते हैं वेग निर्धारक पद, और वो होता है सबसे धीमा पद। अब आपके दिमाग में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा कि सर आप किस तरीके से, मतलब हम समझ नहीं पा रहे आपकी बात कि स्लोएस्ट स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों होता है, मतलब हमारे दिमाग में घुस नहीं गई है बात। तो आपके दिमाग में इस बात को घुसाने के लिए दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल ले रहा, और आप मेरी हेल्प करोगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, देखो मान लो मैं आपको यूं कह दूं कि हमारे पास जो है एक एग्जाम्पल ले रहा दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ। मान लो हमारे पास साइकिल, जो बाईसाइकिल होती है ना, साइकिल बनाने की एक फैक्ट्री है। मान लो साइकिल बनाने वाली एक फैक्ट्री है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। और उस फैक्ट्री का मैं रोज का प्रोडक्शन आपको बता रहा कि उस फैक्ट्री का डेली का प्रोडक्शन क्या है, मतलब डेली कितना सामान बनाती है वो फैक्ट्री। ध्यान से समझेंगे, कभी दिमाग घूम जाए आपका। देखो वो डेली जो है, सबसे पहली बात बता रहा, वो कंपनी डेली बनाती है 500 फ्रेम। साइकिल के फ्रेम होते हैं ना, जिन्हें आप कहते हो फ्रेम कह दो या ढांचा कह दो या स्केलेटन कह दो। साइकिल का एक पूरा फ्रेम होता है जिसमें सारे सामान फिट होके पूरी साइकिल बनती है। तो वो जो कंपनी है साइकिल बनाने वाली, वो रोज कितने फ्रेम बनाती है बेटे? 500 फ्रेम बनाती है। और नंबर 2, वो पहिए बनाती है रोज 2000। वो फैक्ट्री रोज कितने पहिए बनाती है? 2000 पहिए का मतलब उसमें रिम भी है, ट्यूब भी है, टायर भी है, स्पोक भी है, सब कुछ है। वो पहिए डेली कितनी बना रहे बेटे? 2000 पहिए बना रही। और गद्दी तो जरूरी है साइकिल के लिए, आपको पता है यदि गद्दी नहीं होगी तो आपके साथ क्या होगा, दुर्घटना क्या हो सकती है आपके साथ। तो बेटे गद्दियां कितनी बना रही वो कंपनी, वो फैक्ट्री बना रही डेली 250 गद्दियां। और चौथे नंबर पे मैंने रखा हैंडल। साइकिल बिना हैंडल के भी तो नहीं चलने का, भले ही आप हैंडल छोड़ के साइकिल चलाते हो। 300 हैंडल बना रही। कितने हैंडल बना रही बेटे? 300 हैंडल बना रही वो फैक्ट्री। और पेडल जो है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पेडल बना रही वो फैक्ट्री डेली 270 सेट लिख दूं मैं कभी, आप सोचो कि एक पेडल को कहाँ है, एक सेट का मतलब दोनों तरफ के पेडल हैं। ठीक है। और बेटे छठे नंबर पे मैं लिख रहा कि वो कंपनी शेष सामान जो भी बच गया, ठीक है, चुटर मुटर है जो शेष सामान जो है, लगभग डेली बन रहा 1100 यूनिट। तो इस तरह जो है साइकिल बनाने की फैक्ट्री हमारी इतना प्रोडक्शन दे रही है हमें डेली। तो मेरा क्वेश्चन, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है बेटे कि रोज कितनी साइकिल तैयार होंगी, रोज कितनी साइकिल तैयार होंगी। सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है, इसका आंसर तो आप, मैं जब आप दे दोगे तो यहाँ लिख दूंगा मैं कि रोज कितनी साइकिल तैयार होंगी। और बेटे दूसरा जो क्वेश्चन है मेरा, वो दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि आपको उस कंपनी का मैनेजर बना दिया जाए, ठीक है, और आपको प्रोडक्शन बढ़ाना हो
कम मेहनत करके प्रोडक्शन बढ़ाना हो, तो मैं यहां लिख रहा बेटे, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करोगे आप? मतलब आप मैनेजर हो, आप क्या करोगे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए? ये दो क्वेश्चन है मेरे, जरा 2 मिनट के लिए सोचो और फिर बताओ आप रोज कितनी साइकिल तैयार होंगी, बताओ। ये डाटा आपके सामने लिखा हुआ। मतलब साइकिल का बनना कोई सरल या प्रारंभिक अभिक्रिया नहीं है कि आपने एक बटन दबा दिया और साइकिल बन गई। साइकिल के बनने में बहुत सारे पद, स्टेप काम करते हैं, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, और वे 6 स्टेप मैंने यहाँ लिख रखे हैं, 1 2 3 से लेके 6 तक। इन 6 स्टेप में मैंने आपको रिएक्शन 6 दिखा रखी हैं। आप मुझे यूं बताओ कि डेली कितनी साइकिलें बनेंगी, देख के बताओ कितनी साइकिलें बनेंगी, बताओ बच्चों कितनी बनेंगी साइकिलें डेली? तो आपके जवाब आ रहे होंगे, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे सर मैं बोल तो रहा इतनी बनेगी इतनी बनेगी। देखो बेटे, इन सारे स्टेप में से आप वो स्टेप उठाओ जो सबसे धीमी गति से काम कर रहा हो। सबसे छोटी संख्या क्या नजर आ रही है आपको इन सब में? सबसे छोटी संख्या क्या है बेटे? 250। यानी कि गद्दियां कितनी बन रही? 250। यदि आप 250 से ज्यादा साइकिलें डेली तैयार कर दो तो मैं मान जाऊंगा इस फैक्ट्री के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। देखो इसमें 250 गद्दियां बन रही, आप मुझे यूं कहोगे जी हम तो जो है फ्रेम तो इसमें 500 बन रहे। भाई 500 फ्रेम आपने लगा दिए, 500 फ्रेम में आपको पहिए आपको कितने चाहिए? 1000। हाँ पहिए मिल जाएंगे 1000। हैंडल कितने चाहिए? 500। बताओ 500 हैंडल है क्या यहाँ? पैडल कितने सेट चाहिए? 500 सेट चाहिए, ये तो कम है। तो आपको सारी चीजों को सोच समझ के जब आप डिसाइड करोगे आपको पता चलेगा यार जो सबसे स्लो स्टेप है वो गद्दियां बन रही सबसे धीमी गति से 250 गद्दियां। तो जो हमें पता चल गया रोज कितनी साइकिल तैयार होंगी, कितनी साइकिल होंगी तैयार? 250। आपने इन 6 स्टेप में से कौन सा स्टेप देखा बेटे? आपने वो स्टेप देखा जो सबसे स्लो स्पीड से चल रहा है। तो बताओ फैक्ट्री का प्रोडक्शन उस स्टेप पे डिपेंड नहीं कर रहा क्या? जो स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है। इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मंदतम पद ही वेग निर्धारक पद होता है। बताओ ये बात तुम्हारे दिमाग में घुस रही या नहीं घुस रही? सोच के देखो एक मिनट जरा। उम्मीद है तुम्हारे दिमाग में घुस रही होगी बेटे ये बात जरूर। अब आपको बना दिया गया बेटे एक मैनेजर, ठीक है? आपका दिमाग बहुत तेज है ना, कुछ बच्चों का दिमाग तो 7वें आसमान पे चढ़ रहा यूं सोच रहे बस जैसे ही केमिस्ट्री का कोर्स पूरा होगा एकदम केमिस्ट्री की खोज करेंगे और हम जो है साइंटिस्ट बन जाएंगे बस केमिस्ट्री के। देखो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करोगे आप? मतलब आपको मैनेजर बना दिया गया, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, 6 डिपार्टमेंट, और आपको तेज दिमाग से काम लेना। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर्स की चूड़ी टाइट करोगे? मतलब आप किसे फटकार लगाओगे? इन 6 स्टेप में से कौन से वर्कर्स को आप टाइट करोगे बताओ? कुछ बच्चे कहेंगे जी हम तो फ्रेम ज्यादा बनवा देंगे। भाई फ्रेम आप चाहे 5000 बनवा दो, साइकिलें तो 250 ही बनेंगी। बताओ बनेंगी या नहीं? यदि आपने पहिए 20,000 भी बनवा दिए ना डेली, साइकिलें तो 250 ही बनेंगी। तो आप इन सारे स्टेप में से यदि आप एक शार्प माइंडेड मैनेजर हो, वास्तविकता में आपने अपनी पढ़ाई में रट्टा नहीं मारा है, समझा है अरे पढ़ाई को पूरे को, तो आप उसी जगह वार करोगे जहां वार करने की जरूरत है। इधर उधर वार नहीं करने के हो, ठीक है? दुर्योधन की तरह तीर पकड़ रखा और पकड़ के गुरुजी ने द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि बता बेटे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप बताओ क्या दिखाई दे रहा है? तो दुर्योधन कह रहा जी मुझे तो सारी दुनिया दिखाई दे रही, मैं अर्जुन की तरह अंधा थोड़ा ही हूँ कि खाली चिड़िया की आंख ही दिखाई देगी मुझे। अर्जुन ने बिल्कुल सही जगह जहां उसे वार करना था वहीं उसका निशाना था। तो जो शार्प माइंडेड मैनेजर होगा ना उसका निशाना होगा उस स्टेप पे जो स्टेप होगा स्लोएस्ट, और स्लोएस्ट स्टेप यहाँ गद्दियां हैं। आपको इन्हें 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 और इन्हें धमकाने की डांटने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इन्हें टाइट कर दो गद्दियां बनाने वाले को। यदि इन्होंने
50 भी गद्दियां एक्स्ट्रा बना दी तो प्रोडक्शन आपका 300 पे चढ़ जाएगा। और जो इन्होंने 50 बना दी, फिर उसके बाद आपको जब देखा कि इन्होंने 300 बना दी और 300 ही आपके पास हैंडल है, तो फिर ये दोनों बराबर स्टेप हो जाएंगे सेम स्पीड के, फिर दोनों की चूड़ी टाइट कर दो। ठीक है, समझ में आई बात। तो प्रोडक्शन बढ़ाने का भी यही तरीका है कि आपको छांटना पड़ेगा स्लोएस्ट स्टेप। अब बताओ दिमाग में बात बैठी क्या कि कोई भी जटिल अभिक्रिया यदि होगी तो जटिल अभिक्रिया में बेटे होंगे एक से ज्यादा पद, और उन सारे पदों में से छांटना पड़ेगा वो पद जिसका स्पीड होगा सबसे स्लो, बिकॉज स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मंदतम पद ही वेग निर्धारक पद होता है। क्लियर बात। चलो अगले स्टेप पे चल रहे। स्क्रीनशॉट ले लो आप। लियो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ मैंने लिखे हैं 3 क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। सबसे ऊपर लिखा हुआ है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व वेग स्थिरांक का मात्रक हमें बताना है, के का मात्रक। और फिर लिखा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आर का मतलब है वेग और के का मतलब है वेग स्थिरांक, इनके मात्रक बताने हैं। और इसी तरह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग एवं वेग स्थिरांक के मात्रक बताने हैं। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे इन क्वेश्चंस में मारते हैं रट्टा कि भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ये होगा, इसमें मैंने रट्टा मार लिया। तो रट्टा जिस जगह बिना रटे काम नहीं चल रहा है वहां हमें रट्टा मारना चाहिए, और जहां हमें समझ से कोई बात सीखने को मिलती है तो समझना चाहिए बेटे, क्योंकि समझी हुई चीज आप कभी भी नहीं भूलोगे थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, और जो रटी हुई चीज है उसका आपको कोई फायदा नहीं होने का, क्योंकि आपको यूं ही नहीं पता चलने का कि इसे यहाँ अप्लाई कहाँ करना है या कहाँ नहीं करना है अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ जरा। जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का मात्रक बताना है, तो एक बात ध्यान रखनी है, वेग का मात्रक मैंने आपको निकालना सिखाया था, वेग का मात्रक। ठीक है, देखो वेग का मात्रक सबके लिए एक जैसा होता है, चाहे कोई अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो, शून्य कोटि की हो या द्वितीय कोटि की हो। वेग का मात्रक तो बेटे सबके लिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड ही होता है। ठीक है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और यदि गैसीय अभिक्रिया है तो मोल प्रति लीटर ना लिख के आप लिख दो एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। अब आप इसमें बदल सकते हो, जैसे मैं आपको कह दूं कि भाई हम दाब का मात्रक हम तो नहीं लेते वायुमंडल, हम तो दाब का मात्रक बार लेंगे, और समय का मात्रक हम तो नहीं लेते सेकंड, हम तो समय का मात्रक मिनट लेंगे, तो वहां हो जाएगा बार मिनट इनवर्स। तो बात तो एक ही है। ठीक है, आर का मात्रक मतलब वेग स्थिरांक का मात्रक यहाँ भी वही होगा बिल्कुल, चाहे कोई अभिक्रिया प्रथम कोटि की है या द्वितीय कोटि की है। वेग का मात्रक तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड ही होता है। और यहाँ भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में भी आर का मात्रक बेटे क्या होगा, आर माने अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। इनका मात्रक चाहे अभिक्रिया शून्य कोटि की हो या फिर हो प्रथम कोटि की या फिर हो द्वितीय कोटि की, हर जगह वेग या अभिक्रिया की दर का मात्रक तो एक जैसा होगा। इस चीज को समझ लो आप। बदलेंगे के मात्रक। अब के का मात्रक कैसे निकालेंगे, देखो मुझे यूं बताओ, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, यहां से समझा रहा, ध्यान से समझियो। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर 0 होगा ना बेटे, n बराबर क्या होगा 0। मान लो एक रिएक्शन है, मैंने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिख दिया, और मैंने कहा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू के। तो क्या लिखोगे आप, ए के सक्रिय द्रव्यमान की घात 0 इंटू बी के सक्रिय द्रव्यमान की घात 0, यही तो लिखोगे। ऐसा ही तो होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो n का मतलब यही तो है, जो ऊपर घात लगाई दिस प्लस दिस, इसे कहते हैं n। और जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी उसके लिए n का मान क्या होगा, 0 होगा। उस बच्चे की समझ में बहुत अच्छा आ रहा होगा जिसने इससे पिछला वीडियो देख रखा है, शुरू के सारे वीडियो इस यूनिट के देख रखे हैं। ठीक है, और जिसने नहीं देख रहा उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, उस बच्चे को जिसने नहीं देखा है। ठीक है बच्चों, तो n बराबर 0 होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब आप k का मात्रक जब निकालते हो तो k के मात्रक का सीधा हिट दिखा रखा मैंने आपको पिछले वीडियो में। k का मात्रक निकालने का तरीका है मोल
प्रति लीटर की घात 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। अब देखो क्या बनेगा, मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस n की जगह क्या लिखूं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान होता है 0, ये लिख दिया 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो बताओ क्या मात्रक आया, मात्रक आया मोल, ये तो 1 है ना, और लीटर का क्या आ जाएगा, लीटर का आ जाएगा इनवर्स, और सेकंड का भी इनवर्स है। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वेग का मात्रक क्या आया था, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और बेटे के यानी वेग स्थिरांक का क्या मात्रक आया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो बस इस चीज को ध्यान रखियो कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए वेग का मात्रक और वेग स्थिरांक के का मात्रक दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया में। वेग का मात्रक तो तीनों के लिए एक जैसा ही होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब मुझे ये बताओ बेटे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर क्या होगा 1, क्योंकि यह है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर होता है 1। तो यदि आप k का मात्रक यहां निकाल लोगे ना, तो k का मात्रक कैसे निकलेगा बताओ, मैंने सिखाया था मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। अब बताओ क्या करूं, आपको पता कि n की जगह हम क्या लिखेंगे 1, और n की जगह 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, और मोल प्रति लीटर की घात 0, और किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है 1, तो इसे 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप लिखोगे सेकंड इनवर्स। क्या लिखोगे बेटे, सेकंड इनवर्स। अब देख लो आप द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए बेटे वेग का मात्रक तो वही है जो बाकी सबके लिए है, हम देखेंगे k का मात्रक, वेग स्थिरांक का क्या मात्रक होगा। ठीक है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो n बराबर कितना होगा इसके लिए, n बराबर होगा 2, आप लिख सकते हो n बराबर 2। तो हम फार्मूला लगाएंगे मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा बेटे मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस n की जगह लिख दिया 2, क्योंकि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इंटू सेकेंड इनवर्स। कितना हो जाएगा बताओ, ये यहाँ बचेगा -1, तो इसकी घात -1 और इसकी घात ऊपर जाके +1, ये हो जाएगा मोल की घात -1 यानी इनवर्स, और बेटे लीटर की घात ऊपर जाके +1, और सेकंड का इनवर्स तो है ही। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगली बात कर रहे थे, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो बेटे एनसीईआरटी का उदाहरण, तीसरा उदाहरण है एनसीईआरटी का, चौथे चैप्टर का तीसरा उदाहरण, ध्यान से देखेंगे जरा। इसमें लिखा हुआ है बेटे, क्या लिखा हुआ है, उन अभिक्रियाओं की कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक है। एक तो क है और एक ख है, दो दे रखे इन्होंने वेग व्यंजक। क में दे रखा वेग इज इक्वल टू के, ए के सांद्रता की घात 1/2 और बी की सांद्रता की घात 3/2। बड़े ब्रैकेट में जब किसी भी संकेत को लिखा जाता है आप उसे सांद्रता कह दो या सांद्रण कह दो या सक्रिय द्रव्यमान कह दो या मोलर सांद्रण कह दो या मोलरता कह दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो एक तो इसकी बतानी कोटि और एक इसकी बतानी कोटि। तो मैं यहां से इसे सॉल्व कर रहा, पहले कै को सॉल्व कर रहा, देखते रहिए ध्यान से। तो यदि आप इसकी कोटि बताओगे तो आपको पता है कि कोटि निकालने का तरीका होता है, क्या होता है बेटे, x प्लस वाई। ये वैल्यू x है और ये y है, तो आप क्या लिखोगे, x की जगह क्या लिखोगे 1/2 और y की जगह क्या लिखोगे 3/2। तो कितने हो जाएंगे, इनके हर तो बराबर हैं, 2 लिख दिया, 3 और 1 4, तो कितना हो गया बेटे 2 हो गया ना। तो ये वाली अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, माने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है जिसका वेग नियम लिखा हुआ है। अब आ जाओ इस पे ख पे, ख को मैं यहां से सॉल्व कर रहा, आप अपनी कॉपी में ऊपर नीचे लिख लियो इसे। ठीक है, इसमें क्या निकालना आपको कोटि, और जब आपको कोटि निकालनी है
तो आप क्या करोगे, एक्स प्लस वाई करोगे। एक्स का वैल्यू बताओ कितना है, 3/2, और बेटे वाई का वैल्यू कितना है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/1 लिख दूं इसे। तो 3/2, वैसे तो आप एलसीएम लेके तो घटा ही लोगे, पर 3/2 का मतलब होता है 1.5, और 1.5 में से गया 1, तो कितना बचा, आधा बचा। तो ये इसकी कोटि कितनी है, 1/2 है, और इसकी कोटि कितनी है, 2। ठीक है बच्चों, देखो बेटे अगला क्वेश्चन क्या है। चौथा उदाहरण है किताब का, एनसीईआरटी का। निम्न वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि की पहचान कीजिए। पहला दे रखा k = 2.3 गुणा 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो बेटे इस संख्या को देखकर किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं डरना है, आप सीधा मात्रक पे अटैक करो। मात्रक है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। बताओ, अभी मैंने शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के मात्रक आपको समझाए हैं, तो उनमें से ये वाला मात्रक मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स, ये कौन सी अभिक्रिया का मात्रक था बेटे, ये था द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहली जो इन्होंने हमें वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू पे वेग स्थिरांक की कोई भी ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है सिर्फ मात्रक पे, यूनिट पे या इकाई पे। और इसे देखियो जरा, इसका इकाई या यूनिट क्या है या मात्रक क्या है, सेकंड इनवर्स। और सेकंड इनवर्स किसके लिए होता है बेटे, मात्रक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है बच्चों, तो आपको मात्रक का इस तरह यूज करना है, कभी संख्याएं देख के डर जाओ आप। देखो बेटे, पाठ्य निहित का 4.3, पाठ्य निहित का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा एक अभिक्रिया A + B = उत्पाद के लिए वेग नियम R = K, A के सक्रिय द्रव्यमान की घात 1/2 और B के सांद्रण की घात 2 से दिया गया है। अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया की कोटि पूछी इन्होंने हमारे से बेटे। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है किसी भी अभिक्रिया की कोटि निकालनी हो तो आप दिए गए वेग नियम में जो x और y के मान हैं उन्हें दोनों को जोड़ दो, यानी कि सांद्रण के जो घात हैं, मोलर सांद्रण के जो घात हैं, x की जगह क्या लिखूंगा, 1/2, और y की जगह क्या लिखूंगा बेटे, 2। सीधा जोड़ दियो, 2 और आधा 2.5, तो 2.5 लिख दियो, या फिर 2.5, 2.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन करा रहा है एनसीईआरटी के। देखो बेटे, पाठ्य निहित का 4th क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अणु x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बल गति के अनुरूप होता है। x का y में रूपांतरण होता है, मैंने लिखा बेटे x = y। ठीक है, और उन्होंने कहा कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो यदि आप इस पर वेग नियम लगाओगे ना, मान लो इन्होंने कह दिया ना द्वितीय कोटि की है, तो मैं वेग नियम जब इस पे लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा अभिक्रिया का वेग = k, और बेटे x के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2, क्योंकि इन्होंने कहा द्वितीय कोटि की बल गतिकी के अनुरूप होता है। ये मैंने R1 कह दिया और इसे बना दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहे, यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, बेटे आपको x की सांद्रता 3 गुनी कर देनी है तो वेग भी तो बदलेगा। फिर उस वेग या दर को मैंने R2 कह दिया, वेग स्थिरांक ज्यों का त्यों है, और आपने सांद्रता कर दी कितने गुनी, 3 गुनी, तो x की जगह मैंने 3x लिख दिया। ठीक है, फिर क्या कह रहे, 3 गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण में होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि वे यूं कह रहे कि यदि आपने x की सांद्रता 3 गुनी कर दी तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सांद्रता थी x की वो मैंने 3 गुनी कर दी, और ये निकल गया हमारे पास नया वेग R2 या नई दर R2। इसे आप लिख सकते हो R2 = K, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और ये x के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2, इसे कहो आप इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक काम करो, जो आपकी समीकरण नंबर 2 है
उसे आप भाग कर दो समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 2 तो है R2 इज इक्वल टू के इंटू 9 इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन, समीकरण 1 से भाग करनी ना। समीकरण 1 है R1 इज इक्वल टू के इंटू एक्स के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2। के से तो के कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास बेटे? हमारे पास बचा है R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 9, या फिर आप लिख सकते हो इसे कि जो नया वेग है ये तो इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 9R1 वो पुराने वेग का कितने गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो अतः अभिक्रिया का वेग 9 गुना हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा बेटे? 9 गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अगला क्वेश्चन कर रहे। ले लिया? ठीक है। देखो बेटे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सब। इस क्वेश्चन को देख देख कर बहुत सारे बच्चे डरते हैं, बहुत ज्यादा। डरने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखो, इन्होंने कहा निम्न अभिक्रिया के वेग व्यंजकों से, वेग व्यंजक दे रखे इन्होंने, इनकी अभिक्रिया कोटि तथा वेग स्थिरांक की इकाइयां ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने कहा बेटे कि हमने हर एक अभिक्रिया का वेग व्यंजक दे दिया है और आप बताओ उनके वेग स्थिरांक, एक तो कोटि बताओ और एक बताओ वेग स्थिरांक का मात्रक। जैसे पहला देखो क्वेश्चन, यहां से मैं उत्तर लिख रहा, ध्यान से देखियो, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले कोटि बतानी। तो इस रिएक्शन की तरफ बिल्कुल भी निहारने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन को देख देख के किसी को डरना नहीं है, सीधे यहाँ आ जाओ। आपको पहले क्या पूछ रहे हैं? कोटि। तो हम पहले कोटि ही बताएंगे। आपको बताएगी अभिक्रिया की कोटि कैसे निकलती है। जो सांद्रता की घात है उन्हें देख लो। अरे यहाँ तो सिर्फ एक ही है अभिकारक और इसकी घात कितनी है? 2। तो इसलिए इसकी कोटि 2 होगी। पहली बात तो यह होगी। दूसरी बात हमें क्या करनी, इसमें हमें बताना के का मात्रक। तो बेटे के का मात्रक बताने का मैंने आपको तरीका सिखा रखा है। आपको बताना है मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। यही तो बताना बेटे। n क्या है? n ये घात ही तो है। यदि ये 2 होते तो दोनों की घात जोड़ लेते हम। n का मतलब यही तो है, 2 लिखूंगा मैं n की जगह। जब 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो कितना हो गया बेटे बताओ? ये हो गया मोल की घात कितनी, यहाँ -1 आ जाएगी ना घात, तो मोल की घात तो होगी -1 और नीचे लीटर की -1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? +1 और सेकंड इनवर्स। लो हो गया। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो यही फार्मूला है। कुछ बच्चे तो रट्टा भी मार के रखते हैं कि जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए वेग स्थिरांक के का मात्रक होता है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे रट्टा मार के रखते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे आ रहे बेटे, यहां से लिख रहा मैं सेकंड पार्ट। इस रिएक्शन की तरफ किसी को बिल्कुल भी नहीं देखना है, कभी तुम्हें डर लग जाए। सीधा यहाँ आ जाओ। H2O2 की घात 1 है, I नेगेटिव की भी 1 है। तो मैं कहूंगा कि कोटि इसकी जो होगी, कोटि को आप वैसे निकालते हो ना x प्लस वाई से, तो कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 1 कितनी होगी बेटे? 2। कोटि तो इसकी 2 है और जब 2 कोटि है तो k का मात्रक कैसे निकाल लोगे बेटे? k का मात्रक हम ऐसे ही निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। और आपको पता ही है कि यहाँ n की जगह क्या आएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि 2 ही है इसमें। 1 प्लस 1 2 आएगा ना, तो यही तो उत्तर बन जाएगा इसका। इसका उत्तर भी क्या बन जाएगा? इसका उत्तर भी बनेगा मोल की घात -1 और बेटे लीटर इंटू सेकेंड की घात भी -1। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब आ जाओ आप थर्ड पार्ट पे कि इसका थर्ड क्या है। समीकरण की तरफ किसी को देखना नहीं, सीधा वेग नियम की तरफ देखो।
देखो CH3CHO की घात कितनी लिख रखी बेटे, 3/2। तो कोटि तो सीधी है कि इस अभिक्रिया की कोटि है 3/2। अब आया के का मात्रक। वेग स्थिरांक का यदि आपको मात्रक बताना है तो उसका तरीका है मोल प्रति लीटर की घात 1 - n × सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो बताओ, हम लिखेंगे मोल प्रति लीटर की घात 1 - n की वैल्यू बताओ इसमें कितनी है, 3/2। 3/2 से किसी को डरना नहीं है। 3/2 का मतलब पता क्या है, 3/2 का मतलब है 1.5, माइनस का 1.5 और प्लस का 1, तो माइनस का आधा ही तो बचेगा। तो इसका मतलब मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर की घात माइनस का 1/2 इंटू सेकेंड इनवर्स। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि मोल की घात तो माइनस के 1/2 और लीटर की घात प्लस का 1/2 और सेकेंड की घात -1 या इनवर्स। फोर्थ पार्ट देखो इसका। फोर्थ में समीकरण किसी को देखने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ आ जाओ। कितनी घात है, एक घात है। तो मैं कहूंगा कि इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है बेटे, कोटि तो 1 है। और बेटे के का मात्रक क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जिसे याद है वो सीधा भी लिख सकता है सेकंड इनवर्स, नहीं तो आप इस तरह निकाल के दिखा दो, मोल प्रति लीटर की घात 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर की घात 1 - 1, n की जगह 1 ही तो लिखूंगा बेटे, यहाँ 1 है, इंटू सेकेंड इनवर्स। अब बताओ, ये मोल प्रति लीटर की घात 1 - 1 जीरो हो जाएगी, और किसी की घात जीरो हुआ तो उसका मतलब है 1। तो यहाँ तो लिखने की जरूरत ही नहीं है इसे, तो खाली आप सेकंड इनवर्स लिख के आंसर लगा दो। ठीक है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन करा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे? ठीक है, देखो बेटे अभ्यास का दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। अभिक्रिया 2a + b = a to b के लिए वेग k a के सक्रिय द्रव्यमान इंटू b के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2 है। वेग नियम दिया, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ध्यान से इसे देख लो आप। यहाँ k का मान 2 × 10⁻⁻⁶ मोल की घात -2 लीटर की घात 2 सेकंड इनवर्स है। इन्होंने k का मान दिया हमें, ध्यान रखिए इसकी जरूरत पड़ने वाली है। प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन तो ये आ गया इसका कि प्रारंभिक वेग बताओ आप, जबकि A का सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रण दे रखा है इन्होंने 0.1 मोल प्रति लीटर, और B का दे रखा 0.2 मोल प्रति लीटर हो। पहले तो इतना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, फिर करेंगे तथा के बाद क्या है। तो इन्होंने बेटे हमें 3 चीज दे रखी हैं। एक तो दे रखी है चलो समीकरण, एक दे रखा है वेग नियम, एक दे रखा है k यानी वेग स्थिरांक का मान, और एक दे रखा है A का सांद्रण और एक दे रखा है B का सांद्रण। और पहले पार्ट में ये हमारे से पूछ रहे हैं कि आप अभिक्रिया का वेग बता दो, प्रारंभिक वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग बताना है। तो प्रारंभिक वेग बताने के लिए वेग नियम लगाओ ना आप, R = k। ये लिखा नहीं हुआ वेग नियम, ये वेग नियम है, या यूं कह दो कि वेग व्यंजक है। A का सक्रिय द्रव्यमान इंटू B के सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रण की घात कितनी है बेटे, 2 है। समझ में आ रही बात? बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। R = k का मान दे रखा ये है, देखो k का मान 2 × 10⁻⁻⁶ गुणा A का वैल्यू कितना दे रखा, A का सांद्रण है 0.1, ये लिख दिया 0.1 गुणा B का कितना है, देखियो बेटे B का ये रहा 0.2, पर B का हमने करना है स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा R = 2 10 की घात में बाद में लिखूंगा गुणा 0.1 लिख दूं, और यहाँ लिख दूं 0.2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटे 0.04, और ये लिख दिया 10 की घात -6। ये हो जाएगा बेटे 2 × 2 और 2 चौक 8 8, और दशमलव लगेगा 1 2 3 अंक पहले, 1 2 3 यहाँ लगेगा दशमलव,
गुणा 10 की घात माइनस 6। आप इसे लिख सकते हो 8 गुणा 10 की घात 3 अंक सरकाना पड़ेगा ना इसे, 10 की घात माइनस 3 और ये 10 की घात माइनस की 6 है। तो कितना हो जाएगा बेटे, 8 गुणा 10 की घात माइनस 9। ये तो आ गया आपका अभिक्रिया का वेग, प्रारंभिक वेग, और मात्रक आपको पता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। एक तो आंसर ही आ गया। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे, देखें जरा सेकंड पार्ट में क्या कहा इन्होंने। सेकंड पार्ट में कहा तथा, ध्यान से समझिए जरा सब, अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब ए की सांद्रता घटकर 0.06 हो जाए। ए की सांद्रता घटकर कितनी हो जाए, 0.06। तो बेटे मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन को देखो, ये रिएक्शन लिखी हुई है 2A प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट जो भी बन रहा हो, क्या बन रहा है, A2B। यदि मैं आपको यूं कह दूं बेटे कि t बराबर 0 पर आप सांद्रता देखो जरा कितनी है। t बराबर 0 पर A की सांद्रता कितनी थी, यहां से देखो कितनी थी A की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता 0.1 थी इसकी, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 0.1। ध्यान से देखते रहिए जरा, दिमाग का खेल है। और B की सांद्रता कितनी थी बेटे, B की सांद्रता थी 0.2, और यहाँ कुछ नहीं बना था क्योंकि t बराबर 0 है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अब ये यूं कह रहे कि इसकी सांद्रता, A की सांद्रता कितनी कह रहे बेटे, A की सांद्रता घटकर कितनी हो जाए, 0.06। तो अब जरा ध्यान से समझियो, बिल्कुल ध्यान से, मैं यूं कह रहा कि वो टाइम T1 है, T1 पर सांद्रता पहले कितनी थी इसकी, 0.1 थी, 0.1 में से कुछ घट गई होगी सांद्रता, और घटने के बाद कितनी होगी सांद्रता, 0.06 हो चुकी है। अब A की सांद्रता 0.06 है, मैंने गोले में बंद कर दिया। मतलब हमें यूं देखना है कि 0.1 में से कितने हिस्से ने समीकरण में या अभिक्रिया में भाग लिया है जिसके कारण सांद्रता 0.06 हो गई है। तो यहां से यदि आप x का वैल्यू निकालना चाहोगे तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, 0.1 में से आपको घटाना पड़ेगा 0.06। देखो समझ में आ रहा क्या। तो यहां से जब आप 0.1 में से 0.06 घटाओगे तो ये आ जाएगा 0.04। तो हमें x का पता चल गया, हमें पता चल गया कि A का हिस्सा जो लगा है 0.04 मोल लगे हैं या मोल प्रति लीटर लगे हैं। तो मुझे रिएक्शन देख के बताओ, यदि इसके 2 मोल लगेंगे तो इसका तो बेटे 1 मोल लगेगा। रिएक्शन को पढ़ना सीख जाओ कि यदि A के लगते हैं 2 मोल, लगते हैं का मतलब रिएक्शन में कितने मोल की खपत होती है A के जब 2 मोल लगते हैं तो B का 1 मोल लगता है। यदि इसके 4 मोल लग जाए ना तो इसके 2 लगेंगे। और इसके कितने मोल लग रहे हैं, यहाँ x की वैल्यू निकाल ली हमने, कितने लग रहे हैं, 0.04। जब बेटे इसके 0.04 लग रहे तो 0.04 का आधा कितना होता है, 0.02। तो इसके 0.02 लगेंगे मोल। तो जब 0.02 मोल इसके लगेंगे तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, 0.2 में से घटाऊंगा 0.02। देखो समझ जाओ इस चीज को, 0.2 में से घटाऊंगा 0.02 को, क्योंकि इसके 2 लगते हैं तो इसका 1, और इसके जो लगे x थे और x का मान मैंने निकाला 0.04, तो 0.04 के आधे लगे यहाँ, इसलिए यहाँ मैंने क्या लिखा, 0.02। और जब आप 0.2 में से 0.02 घटाओगे तो ये आ जाएगा 0.18। अब एक चीज यो काम की है हमारे, हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि A की जो सांद्रता है ना उस समय पर, A की सांद्रता तो हमें इन्होंने दे दी थी 0.06, ये लिख दिया मैंने 0.06 है। और B की सांद्रता हमें पता चल गई, इसकी मदद से हमने निकाल ली, B की सांद्रता है 0.18। बस अब हम अपना खेल खेल देंगे। इन्होंने हमें क्या कहा बेटे, इन्होंने कहा कि इस समय बताओ आप अभिक्रिया का वेग कितना होगा, तो बता देंगे हम कह रहे कि अभिक्रिया का वेग के लिए वेग नियम आपने दे ही रखा हमें, ये A के सक्रिय द्रव्यमान की घात 1 और B के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2। तो ये हो जाएगा, K का मान तो इन्होंने दे रखा हमें, K कहाँ है, ये रहा 2 गुणा 10 की घात माइनस 6।
2 गुणा 10 की घात -6, और ए इन्होंने दे ही दिया था हमें 0.06, और बी हमने निकाल लिया 0.18, और इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2, तो ये हो गया, और 0.06 ये हो गया। और बेटे 0.18 का जब स्क्वायर आप करोगे तो ये आ जाएगा 0.0324, 0.0324 गुणा 10 की घात, देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 10 की घात कितनी है? -6। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें। जब आप 2 की 0.06 की और 0.0324 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.003 गुणा 10 की घात -6। अब डेसिमल आपको बताइए, यहाँ ले जाना पड़ेगा एक अंक के बाद। ये हो जाएगा 3.8889 लिख दूं क्या? यहाँ तक राउंडिंग मार देंगे बस इसकी। गुणा 10 की घात कितनी लिखूंगा बेटे? कितने अंक सरकाया? 3 अंक, -3, और ये कितने हैं? -6। तो ये हो जाएगा 3.89 गुणा 10 की घात 6 और 3 -9, इतने मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यह आंसर है हमारा। ठीक है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन करा रहा मैं एनसीईआरटी का। ले लिया बेटे? ठीक है। देखो बेटे, अभ्यास का तीसरा क्वेश्चन, प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो अमोनिया का अपघटन कह रहे बेटे करने के लिए, यहां से कर रहे सॉल्व। अमोनिया का अपघटन तो ऐसा होता है 2NH3 = N2 + 3H2, और प्लेटिनम की उपस्थिति में है, प्लेटिनम यहाँ लिख दिया, और इन्होंने कहा शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो यदि इन्होंने हमें कोटि शून्य दी ना, कोटि कितनी दी? शून्य, तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक दोनों बराबर होंगे। ये बात ध्यान रखियो आप। शून्य कोटि की अभिक्रिया है, N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी? N2 और H2 के उत्पादन की दर पूछी है, यानी कि ये पूछ रहे हैं D कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt, एक तो पूछ रहे हैं इस चीज को, और बेटे एक पूछ रहे हैं D कंसंट्रेशन ऑफ H2/dt। ये दो चीज पूछ रहे हैं बेटे, उत्पादन की दर नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की। यदि K का मान 2.5 गुणा 10 की घात -4, K का मान दे रखा है इन्होंने 2.5 गुणा 10 की घात -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो चलो करें क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखियो। जितना K है उतना ही R होगा, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, कौन सी अभिक्रिया है? शून्य कोटि की। तो देखो, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। आपको यदि मैं यूं कह दूं कि चलो इस अभिक्रिया के लिए हम इस अभिक्रिया को बेटे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अभिक्रिया है 2NH3 = N2 + 3H2 है। मैं आपको यूं कह रहा कि ये जो दो है ना, इस दो को इसके बटे में भी ले जाओ और इसके भी बटे में ले जाओ, तो ये हो जाएगा NH3 = 1/2 N2 + 3/2 H2। बताओ समझ में आ रही क्या बात? अब आप इसका जो है अभिक्रिया का वेग निकाल दो। मैंने सिखाया था आपको कि यदि आप वेग निकालना चाहते हो तो इसका तरीका है -D NH3 का कंसंट्रेशन अपॉन dt। ये भी अभिक्रिया का वेग होगा। और यहाँ क्या लिखूंगा? यहाँ तो प्लस लिखूंगा क्योंकि दोनों प्रोडक्ट हैं। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2D कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt। ठीक है बच्चों, और यहाँ क्या लिखूंगा? ये भी प्लस में आएगा और 2 ऊपर चला जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे। ये बात सिखाई थी मैंने आपको। तो यहाँ क्या लिखेंगे? D कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, हमें निकालना है dN2/dt। तो dN2/dt यदि आप निकालना चाह रहे हैं dN2/dt, तो ये जो वैल्यू है ना, इसे इसके बराबर रख दो ना R के।
तो आप क्या करोगे, पहला पार्ट सॉल्व कर रहे, यानी कि ये वाला, ये पहला पार्ट है और ये है इसका सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम इसे इसके बराबर रखेंगे, यानी कि 2d कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt इज इक्वल टू R। और हमें तो सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए ये वाला, तो ये 2 तो इसके अपॉन में चले जाएगा, किसमें चला जाएगा बेटे, अपॉन में। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं d कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt इज इक्वल टू R के अपॉन में चला गया 2। और R कितना है आपके पास, R और K एक जैसे हैं, ये दे रखे 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 4, 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 4, और अपॉन में क्या लिखूंगा बेटे 2, तो 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, 2.5 का आधा कितना होता है, सवा, 1.25, तो ये आ जाएगा आपका 1.25 गुणा 10 की घात माइनस 4, और वेग का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। एक तो आंसर ही आ गया आपका, ठीक है बच्चों, उत्पादन की दर इतनी है। और सेकंड में क्या पूछा, dH2 बटे dt। तो आप इस बार एक काम करो, इसे जो है R के बराबर रख दो इस बार। तो सेकंड पार्ट में यहाँ सॉल्व कर रहा, आप तो अपनी कॉपी में नीचे लिख लेना, 3/2 dH2 बटे dt, 2/3 लिखना बेटे, 2/3 dH2 बटे dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R के। ठीक है बच्चों, तो हमें तो इतना चाहिए बेटे, dH2 बटे dt चाहिए हमें। तो ये क्या हो जाएगा बेटे, R गुणा 3/2। R कितना है, R है हमारे पास 2.5, ये लिखा हुआ है यहाँ। R कितना है, 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 4, 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 4 गुणा 3/2, ये कट गया 1.25 बार। और बेटे 1.25 का 3 टाइम्स, इसकी 3 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.75, ये आ जाएगा 3.75 गुणा 10 की घात माइनस 4। ठीक है, इतना ये आंसर आ गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, लिए बेटे स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। देखो बेटे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, डाइमेथिल ईथर के अपघटन से मीथेन, हाइड्रोजन तथा CO बनते हैं। इस अभिक्रिया का वेग निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। मैंने समीकरण यहीं लिख दी, नीचे ना लिख के। वेग इज इक्वल टू K CH3O CH3 की घात 3/2। आपको पता चल रहा होगा कि N की वैल्यू 3/2 है, जरूरत पड़ेगी। अभिक्रिया के वेग का अनुगमन बंद पात्र में बढ़ते दाब द्वारा किया जाता है, यानी कि ये बंद बर्तन में रिएक्शन को करा रहे जैसे कोई गैसीय अभिक्रिया होती है। अतः वेग समीकरण का डाइमेथिल ईथर के आंशिक दाब के पद में भी दिया जा सकता है। वेग समीकरण को आप किस में भी दे सकते हो, आंशिक दाब में। अतः आप वेग समीकरण को आपने लिखा था ऐसे, ये तो सांद्रता में है, आप लिख सकते हो वेग इज इक्वल टू K प्रेशर ऑफ CH3O CH3 की घात 3/2। यहाँ भी N की वैल्यू 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है। यदि दाब को बार में तथा समय को मिनट में मापा जाए तो अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक K की इकाइयां क्या होंगी। भाई इन्होंने इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा बच्चों को डराने के लिए कि पता नहीं क्या होगा इस क्वेश्चन में, इसमें बेटे कुछ नहीं है। इन्होंने हमें पूछा है सबसे पहले R का मात्रक, R का मतलब वेग, मात्रक कह दो या इकाई कह दो, एक ही बात है। वेग या दर या रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी इकाई तो सबके लिए एक जैसी होती है, चाहे कोई अभिक्रिया की कोटि कितनी भी हो, इस पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो R का मात्रक क्या लिखते हैं हम गैसीय अभिक्रिया के लिए, गैसीय अभिक्रिया के हम लिए लिखते हैं ATM सेकंड इनवर्स। पर ये यूं कह रहे कि हम दाब को नापेंगे किस में, बार में, तो मैं ATM ना लिख के बार लिखूंगा। और समय को कह रहे कि मिनट में नापेंगे, तो मैं सेकंड ना लिख के मिनट लिखूंगा। तो ये हो जाएगा बार मिनट इनवर्स। होना चाहिए था क्या, ATM सेकंड इनवर्स।
पर इन्होंने कहा कि दाब को हमें नापना है बार में और समय को नापना है मिनट में। एक पूछा इन्होंने के का मात्रक। बेटे मुझे एक बात बताओ आप, के मात्रक के लिए गैसीय अभिक्रिया के लिए हम यूज करते हैं एटीएम की घात 1 - n। यहां मैं एटीएम की जगह क्या लिखूंगा, बार, बार की घात 1 - n, फिर लिखते हैं हम सेकंड इनवर्स, पर यहां लिखेंगे हम मिनट इनवर्स। अब बताओ मुझे, देखिए जरा ध्यान से, बार 1 - n, n की वैल्यू कितनी है, यहां देख लो चाहे यहां देख लो, 3/2 है, इंटू मिनट इनवर्स। तो ये देखो, ये तो है माइनस का तो है 1.5 और प्लस का है 1, तो माइनस का आधा बचेगा ना, ये हो जाएगा बार की घात -1/2 और मिनट इनवर्स। ये आ गया एक आंसर, और पहला आंसर ये था। ठीक है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं और अभिक्रिया की कोटि के क्या क्या लक्षण हैं, और कोई सी भी कोटि की अभिक्रिया हो, शून्य, प्रथम या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो, उसका आप वेग स्थिरांक और वेग का मात्रक कैसे निकाल लोगे, और इस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, बस मेरा कहना यही है कि आप प्लेलिस्ट में जाके अपनी पढ़ाई करते रहो और सुंदर से नोट्स बनाते रहो और अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।